नेविगेशन सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च, विज्ञान और तकनीक की दुनिया में लहराया परचम। पीएम मोदी ने वैज्ञानिकों और इसरो को दी बधाई। पीतमपुरा में श्री खाटू श्याम बाबा का जन्मोत्सव आयोजित, सीएम रेखा हुई भजन संध्या में शामिल। मुख्यमंत्री ने किया श्रद्धा और भक्ति को महसूस। महिला सेवा समिति ने किया तुलसी विवाह कार्यक्रम का आयोजन, सीएम रेखा गुप्ता कार्यक्रम में हुई शामिल। माता तुलसी से की सुख, शांति और समृद्धि की कामना। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पीतमपुरा के एचयू ब्लॉक में आयोजित श्री खाटू श्याम बाबा के जन्मोत्सव भजन संध्या में भाग लिया और प्रभु के चरणों में नमन किया। इस भव्य आयोजन में भाग लेकर उन्होंने श्रद्धा और भक्ति की शक्ति को महसूस किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आयोजन दिल्ली की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना का सुंदर प्रतीक है, जो लोगों को आध्यात्मिक एकता और समर्पण का संदेश देता है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक्स पर पोस्ट के जरिए पंजाबी बाग स्थित जन्माष्टमी पार्क में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा, ज्ञान यज्ञ और कलश यात्रा में शामिल हुई। इस अवसर पर उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा का महत्व बताते हुए कहा कि यह कथा हमें भक्ति से विवेक, कर्म से कल्याण और सत्य से शांति प्राप्त करने की प्रेरणा देती है, जो जीवन का वास्तविक गीता सार है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि शालीमार बाग के बीपी ब्लॉक स्थित श्री दुर्गा मंदिर महिला सेवा समिति द्वारा एक भक्ति और परंपरा से परिपूर्ण पावन तुलसी विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सीएम रेखा गुप्ता ने अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। भक्ति, श्रद्धा और नारी शक्ति की आस्था से ओतप्रोत यह आयोजन परिवार के संस्कारों और समाज की एकता का सुंदर प्रतीक रहा। कार्यक्रम में भक्तों ने भजन कीर्तन के साथ माता तुलसी और भगवान शालिग्राम के विवाह की परंपरा की रस्में निभाई। सोनिया कैंप की झुग्गियों में खुलेआम नशा बिक रहा है और दिन दहाड़े लड़कियों पर हमले हो रहे हैं और इसी बीच गैंग बनाने की कोशिश करने वाले लड़कों ने रंजिश में साहिल पर चाकू से कई बार वार किए। बीच बचाव में पिता के हाथ पर भी चाकू से कई बार वार किए गए। साहिल के पिता का बयान सामने आया है और वो बोले कि मेरा बेटा उनका दोस्त था, लेकिन जब मैंने उसे उस गैंग से दूर किया तो रात में मेरे बेटे पर हमला कर दिया। मुझे भी चाकू से मारा गया। मेरी बहू पर दारू की बोतल से हमला किया गया। इस पूरे मामले के बाद लोगों में डर का माहौल है और प्रशासन से लगातार मांग की जा रही है कि पश्चिम बिहार की सोनिया कैंप में झुग्गी में नशे का कारोबार बंद करवाया जाए और इलाके में बढ़ती गुंडागर्दी पर लगाम लगाई जाए। मेरे पीछे से मेरी बेटी से वारदात हुई है। 10-12 बंदे लड़के आ रखे थे, मेरी बेटी पे हमला करा। कायदा मेरे बेटे को चाकू लगे, उसके पीछे हमला हुआ है और मेरे बेटे की आंतड़ियां भर आ गई। 6 जगह चाकू लगे मेरी बेटी को, मेरे पति को भी चाकू लगे। 14 टाके मेरे पति के हाथों पे आ गए। तो मैं ये चाहती हूँ, मेरी बेटी पे आज आके क्यों हमला करा? 12-13 बंदों ने आके हमला करा, मेरी बेटी को मारा, 3 लेडीजों ने मारा। मैं ये चाहती हूँ कि मेरे को इंसाफ मिले, मेरी बेटी को मिले। है मेरी बहू की चोट लगी है, मेरी बहू के भी चोट लगी है। मेरी बहू के हाथ काट दिया बियर की बोतल से। तो मैं ये चाहती हूँ कि ये पुलिस वाले भी आए हैं, कोई सुनवाई नहीं है, कुछ नहीं है। पुलिस वालों की गाड़ी खड़ी हुई है, 2 नंबर का काम होता है। सब कुछ होने के बाद भी 24 घंटा वो दुकानें चलती रहती है। मैं ये चाहती हूँ मुझे इंसाफ मिले, मेरे बच्चे को, मेरे को, मेरी फैमिली को। मेरी सास है विकलांग, मेरा बेटा है 12 गज में काम करता है। मेरे को उसका भी खतरा है। अभी एक बेटा मेरा अस्पताल में है। मेरी बेटी को इतना मैं मारा पीटा, सब कुछ हुआ। मेरी बेटी ने मुझे फोन करा, मम्मी मुझे ये बताओ कि मेरे को इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अभी तक मेरी बेटी की ना कोई डॉक्टरी है ना कुछ है। और उल्टा पुलिस वाले हम पे चिल्ला रहे हैं, कितना उल्टा सीधा मत बोलो, मत बोला। अरे मेरी बेटी के चोट लगी है, मेरा बेटा मौत के मुंह से है, मेरी बहू को लगी है, मेरे बहू को लगी, मेरे आदमी को लगी है। बताओ ये का इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मैं ये चाहती हूँ 2 नंबर के काम। पता था मेरे को, मैं तो घर में लेटा हुआ था उस टाइम पर।
मेरा लड़का बाहर कोई सामान वामान लेने गया था, स्कूटी के ऊपर बैठ के मजाक वजाक कर रहा था और उसकी मेरी भाभी लगती है, उनसे बैठ के बात कर रहा था। उसके बाद मेरी बेटी मेरे पास भाग के आई। बाहरी जिला पुलिस की कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत खास पहल अपराध को कम करने की दिशा में बाहरी जिला पुलिस ने की पहल। बाहरी जिला पुलिस ने स्कूली छात्रों के साथ किया संवाद। राजपार्क थाना अंतर्गत सुल्तानपुर माजरा गांव के सरकारी स्कूल में किया संवाद। तेलंगाना कैडर के आईपीएस घोष आलम मुख्य रूप से मौजूद रहे। घोष आलम ने स्कूली छात्रों के साथ साझा किए अपने अनुभव। आईपीएस घोष आलम ने सभी छात्रों से इस उम्र में पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देने की अपील की है। आईपीएस घोष आलम ने बताया कि मंगोलपुरी में बीता है उनका बचपन। स्कूली छात्रों के लिए एक आइकॉन के रूप में पहुंचे थे आईपीएस घोष आलम। तो वही स्कूली छात्रों को नशे से दूर और अपराध से दूर करने के लिए किया गया संवाद। भारत ने विज्ञान और तकनीक की दुनिया में भी अपना परचम लहराया है और इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने विज्ञान और तकनीक की दुनिया में भी अपना परचम लहराया है। भारत के वैज्ञानिकों ने भारत की सबसे बड़ी कम्युनिकेशन सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। मैं इस मिशन से जुड़े सभी वैज्ञानिकों और इसरो को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। विमेन्स वर्ल्ड कप है। मैं हमारी विमेन क्रिकेट टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमें आप पर गर्व है। आपकी ये सफलता देश के करोड़ों नौजवानों को प्रेरित करेगी। साथियों, कल भारत ने साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी अपना परचम लहराया है। कल भारत के वैज्ञानिकों ने भारत की सबसे हैवी कम्युनिकेशन सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। मैं इस मिशन से जुड़े सभी वैज्ञानिकों को इसरो की भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज भी साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत बड़ा दिन है। 21वीं सदी के इस समय में बहुत आवश्यकता थी कि इमर्जिंग साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर मंथन के लिए दुनिया भर के एक्सपर्ट एक साथ जुटे और वो मिलकर के दिशा दिखाएं। इसी आवश्यकता ने एक विचार को जन्म दिया और इसी विचार से इस कॉन्क्लेव का विजन बना। मुझे खुशी है कि आज वो विजन इस कॉन्क्लेव के रूप में शेप ले रहा है। कई मंत्रालय, प्राइवेट सेक्टर, स्टार्टअप्स और स्टूडेंट्स इस प्रयास में एक साथ है। ये हमारे लिए सम्मान की बात है कि आज हमारे बीच एक नोबेल लॉरिएट भी मौजूद है। मैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आपको इस कॉन्क्लेव के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं भी देता हूं। साथियों, ग्लोबल ऑर्डर में हम एक नए शिफ्ट को विटनेस कर रहे हैं। बदलाव की एक गति लीनियर नहीं बल्कि एक्सपोनेंशियल है।
इस सोच के साथ आज भारत इमर्जिंग साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़े इन सभी एस्पेक्ट को आगे बढ़ा रहा है, उस पर निरंतर फोकस कर रहा है। अब जैसे एक उदाहरण है रिसर्च फंडिंग का। आप सब जय जवान जय किसान के विजन से लंबे अरसे से परिचित रहे हैं। रिसर्च और फोकस करते हुए हमने उसमें जय विज्ञान और जय अनुसंधान भी जोड़ा है। हमने अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया है ताकि हमारी यूनिवर्सिटीज में रिसर्च और इनोवेशन को स्केल अप किया जा सके। इसके साथ साथ हमने रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन स्कीम भी शुरू की है और इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए की राशि तय की गई है। आपको लगता होगा ये 1 लाख करोड़ मोदी के पास रहने वाला है, इसलिए ताली नहीं बजा रहे हो। ये 1 लाख करोड़ रुपया आपके लिए है, आपका सामर्थ्य बढ़ाने के लिए है, आपके लिए अवसर के नए द्वार खोलने के लिए है। हमारा प्रयास है कि प्राइवेट सेक्टर में भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा मिले। पहली बार हाई रिस्क और हाई इंपैक्ट प्रोजेक्ट के लिए कैपिटल भी उपलब्ध कराई जा रही है। साथियों, भारत में इनोवेशंस का आधुनिक इकोसिस्टम बने, इसके लिए हम ईज ऑफ डूइंग रिसर्च पर भी फोकस कर रहे हैं। इस दिशा में हमारी सरकार ने फाइनेंशियल रूल्स, हमने रेगुलेशन, इंसेंटिव्स और सप्लाई चेन्स में भी रिफॉर्म्स किए हैं ताकि प्रोटोटाइप जल्दी से लैब से निकलकर मार्केट तक पहुंचे। साथियों, भारत को इनोवेशन हब बनाने के लिए पिछले कुछ वर्षों में जो नीतियां बनी, जो निर्णय हुए, उसका असर अब साफ साफ दिखाई दे रहा है। मैं आपके सामने बड़े संतोष के साथ कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं। वैसे मैं स्वभाव से बहुत जल्दी संतोष मानने वाला व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन ये संतोष मेरा बीते हुए कल के संदर्भ में है। आने वाले कल के संदर्भ में अभी मेरा संतोष तो बहुत बाकी है, हमें बहुत आगे जाना है। पिछले दशक में हमारा R&D एक्सपेंडिचर 2 गुना हुआ है। भारत में रजिस्टर किए गए पेटेंट्स की संख्या 17 गुना बढ़ी है। 17 टाइम्स का इंक्रीज। स्टार्टअप में भी भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। हमारे 6000 से अधिक डीप टेक स्टार्टअप्स आज क्लीन एनर्जी, एडवांस मटेरियल्स जैसे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। भारत का सेमीकंडक्टर सेक्टर भी अब उड़ान भर चुका है। बायो इकोनॉमी की बात करें तो 2014 में ये $10 बिलियन की थी। आज ये करीब
$140 बिलियन तक पहुंच चुकी है। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में हमने कई सनराइज डोमेन्स में भी कदम बढ़ाया है। ग्रीन हाइड्रोजन, क्वांटम कंप्यूटिंग, डीप सी रिसर्च, क्रिटिकल मिनरल्स, इन सभी डोमेन्स में भारत ने अपनी प्रॉमिसिंग प्रेजेंस दर्ज करा दी है। साथियों, जब साइंस को स्केल मिलती है, जब इनोवेशन इंक्लूसिव बनती है और जब टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन लाती है, तो बड़ी उपलब्धियों की नींव मजबूत होती है, तैयार हो जाती है। पिछले 10-11 वर्षों में भारत की यात्रा इसी विजन का उदाहरण है। भारत अब टेक्नोलॉजी का कंज्यूमर नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी के लिए जरिए ट्रांसफॉर्मेशन का पायोनियर बन चुका है। कोविड के दौरान हमने रिकॉर्ड समय में स्वदेशी वैक्सीन विकसित की। हमने दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया। साथियों, इतने मेहनत स्केल पर पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करना, ये कैसे पॉसिबल होता है? ये पॉसिबल हुआ क्योंकि आज दुनिया का सबसे पहला और सबसे सफल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर अगर किसी के पास है, तो उस देश का नाम है हिंदुस्तान। हमने 2 लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा है। मोबाइल डेटा को डेमोक्रेटाइज किया है। साथियों, बीते वर्षों में अगर हमारा स्पेस प्रोग्राम चांद और मंगल तक पहुंचा, तो साथ ही हमने अपने किसानों, मछुआरों को स्पेस साइंस के लाभ से भी जोड़ा। और निश्चित तौर पर इन सभी उपलब्धियों के पीछे आप सबका योगदान है। साथियों, इनोवेशन जब इंक्लूसिव होती है, तो उसके एक प्रमुख बेनिफिशियरी ही उसके लीडर्स भी बन जाते हैं। भारत की महिलाएं इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आप देखिए, दुनिया में जब भारत के स्पेस मिशंस की बात होती है, तो उसमें इंडियन विमेन साइंटिस्ट की चर्चा बहुत ज्यादा होती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।